हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवराड़ी पाठशाला। सो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा CSIR, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए और साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइज मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेरा पार्ट 2 पहले देखें, तब जाके ये PYQs आपसे सॉल्व होंगे। सो प्लीज़ मैंने आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, सो आप उस पार्ट 2 से गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन CSIR नेट 2011 जून में आया है। द साइक्लिन्स हैज़ एसेंशियल फंक्शन इन S फेज ऑफ सेल साइकिल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि S फेज ऑफ सेल साइकिल में कौन सा साइक्लिन वर्क करता है। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि एस फेज में कौन सा साइक्लिन काम करता है, साइक्लिन ए वर्क करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लिन ए। ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया था कि इससे लर्न करने में बहुत ईजी है। यहाँ पे पूछा है कि एस फेज में कौन सा साइक्लिन वर्क कर रहा है, तो एस फेज में कौन सा कर रहा है, साइक्लिन ए, और सी डी के कौन सा वर्क कर रहा है, सी डी के 2। ओके, दिस इज एस फेज, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन CSIR नेट जून 2014 में आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिन्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन सब यूनिट्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDKs आर द कैटालिटिक यूनिट। Following diagram represent the involvement of cyclins and CDK in various stages of cell cycle. If we knock out cyclin D in a cell cycle by shRNA, which one of the following graph correctly represent the level of CDK2 activity, right? तो यहाँ पे क्या कहा है कि साइक्लिन और CDK के बारे में बताया हुआ है पहले, तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने क्या कर दिया है, साइक्लिन डी को नॉकआउट कर दिया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेज में उन्होंने साइक्लिन डी को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे लिख दिया, इस डायग्राम में दिया हुआ भी है कि साइक्लिन डी और यहाँ पे CDK 4 और 5 है। ठीक है, तो साइक्लिन डी किसके साथ काम कर रहा है, CDK 4 और 5 के साथ में, और एक कौन से फेज में कर रहा है, G1 फेज में वर्क कर रहा है, राइट। हमें बताना है कि CDK 2 की एक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो एक बात बताओ कि साइक्लिन डी को नॉकआउट किया है, तो क्या CDK 2 पे इसका कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि CDK 2 किसके साथ बाइंड करेगा, एट द एंड वो साइक्लिन ई के साथ बाइंड करेगा और साइक्लिन ए के साथ बाइंड करेगा, राइट। ये किसके साथ बाइंड करेगा, साइक्लिन ई या साइक्लिन ई या साइक्लिन ए के साथ बाइंड करेगा, राइट। तो साइक्लिन डी को नॉकआउट कर दिया है, तो हमें बताना है कि साइक्लिन CDK 2 की एक्टिविटी पे क्या अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ग्राफ में दिया गया है, वर्टिकली हमें दिया गया है CDK 2 की एक्टिविटी को, और यहाँ पे टाइम दे रखा है, राइट। और यहाँ पे दे रखा है कि CDK 2 की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी, नहीं, CDK 2 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइक्लिन डी से, क्योंकि वो उसका पार्टनर है ही नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ये डिक्रीज होगा, ये ग्राफ भी नहीं होगा। क्या साइक्लिन डी की एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये वाला ग्राफ एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि CDK 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइक्लिन डी को आप रिमूव कर दो या कुछ भी कर दो, राइट। और ये 4th वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आपका C हो गया, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2016 दिसंबर में आया है। यहाँ पे दिया गया है माइटोटिक साइक्लिन CDK एक्टिविटी पीक्स इन M फेज बिकॉज। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि माइटोटिक साइक्लिन जो कि साइक्लिन B है, राइट, और CDK कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, CDK इसकी एक्टिविटी जो है वो पीक पे चली जाती है M फेज में। ऐसा क्यों होता है, M फेज में ऐसा क्यों होता है, तो पहला हमें दिया गया है कि माइटोटिक साइक्लिन्स इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन M फेज। हाँ, M फेज में तो सिंथेसाइज होती है साइक्लिन, लेकिन इसका पीक पे जाने से एक्टिविटी पे ये कुछ मतलब जम नहीं रहा है स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ माइटोटिक साइक्लिन एक्यूमुलेट्स ओनली इन लेट G2 फेज। ओके, ये क्या कह रहा है कि थ्रेशोल्ड जो माइटोटिक साइक्लिन है वो जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाती है G2 के लेट फेज में, बट इसका भी M फेज के एक्टिविटी पे को पीक में जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। साइक्लिन सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन ओनली इन M फेज। अच्छा, कई बच्चे
यहाँ पे अगर सही से पढ़ेंगे नहीं तो वो मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइक्लिन सब यूनिट की। साइक्लिन सब यूनिट हमारा कभी एक्टिवेट नहीं होता है, राइट। साइक्लिन एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं होता है, साइक्लिन हमेशा सिंथेसाइज होता है, ठीक है, और डिग्रेड होता है। एक्टिवेट कौन होता है, हमारा सीडीके, क्योंकि हमें फाइनली फंक्शन किसने करना है, सीडीके को करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इस स्टेटमेंट में ये एकदम गलत है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन साइक्लिन पे नहीं होता है बल्कि सीडीके पे होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द काइनेज सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज, राइट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो काइनेज हमारा है यानी सीडीके है, उस पर क्या होता है, इनिबिटरी फॉस्फेट ऐड किया रहता है V1 काइनेज ने, राइट। तो उसे रिमूव कौन करता है, हमारा CDC25 फॉस्फेटेज उसे डीफॉस्फोराइलेशन करता है इन एम फेज में, ताकि वो एक्टिव हो सके। और इसी से क्या होता है, MCD जो माइटोटिक साइक्लिन CDK की एक्टिविटी है वो पीक पे पहुंच जाती है, राइट। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन CSIR नेट 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन यूकैरियोटिक अ स्पेसिफिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लोडेड हेलिकेज टू इनिशिएट रेप्लिकेशन. On the contrary, this CDK activity inhibits the loading of helicases onto the origin of replication, considering the fact that during each cycle there is only one opportunity for helicases to be loaded onto origins and only one opportunity for these loaded helicases to be activated. Which one of the following graph best depicts this CDK activity in G1 and S phase of the cell cycle, ठीक है। सो ये क्वेश्चन लिटिल बिट टफ लग सकता है इसकी लैंग्वेज, बट ये इजी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे गाइस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि जो CDK हमारा होता है, जो हमारा हेलिकेज लोडिंग होता है वो हमारा G1 फेज में होता है, राइट। और उसका एक्टिवेशन हमारा S फेज में होता है, ठीक है। एक बार हेलिकेज लोड हो गया उसके बाद वापस हेलिकेज कभी लोड नहीं होगा S फेज में, ठीक है। S फेज में सिर्फ उसका एक्टिवेशन होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें पहले ही बता रखा है कि एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है CDK है, जो क्या कर रहा है, जो कि एक्टिवेशन है, नॉट लोडिंग। ये क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी लोड हो चुके हैं हेलिकेज उनको एक्टिवेट कर रहा है, राइट, ताकि वो इनिशिएट कर सके रेप्लिकेशन को, ठीक है। और यही CDK एक्टिविटी इनिबिट होती है जब लोडिंग ऑफ हेलिकेज हो रहा होता है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि G1 फेज में यानी इस CDK की एक्टिविटी इनिबिट की जाती है, ठीक है, लोडिंग में, क्योंकि ये लोडिंग में हेल्प नहीं कर रहा है, ये किस में हेल्प कर रहा है, एक्टिवेशन ऑफ लोडेड हेलिकेज में, राइट। तो हमें पूछा गया है कि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ड्यूरिंग ईच साइकिल देयर इज ओनली वन अपॉर्चुनिटी फॉर हेलिकेज टू बी लोडेड ऑन टू ओरिजिन, वो अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, G1 फेज में, एंड ओनली वन अपॉर्चुनिटी फॉर दीज लोडेड हेलिकेज टू बी एक्टिवेटेड, और वो एक्टिवेट कब होते हैं, S फेज में, राइट। So which of the following graph best depicts the CDK activity in G1 एंड S फेज। तो हमें इस CDK की एक्टिविटी बतानी है कि कौन से ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि G1 और S फेज में ये CDK की एक्टिविटी क्या होगी। और इस CDK की एक्टिविटी का फंक्शन उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया है कि ये क्या कर रहा है, एक्टिवेशन में ये हेल्प कर रहा है, जबकि हेलिकेज लोडिंग में इसका कोई काम नहीं है, वहाँ पे ये इनिबिट रह रहा है, ठीक है। तो हमारा ऐसा कौन सा ग्राफ है जो हमें ये बता रहा है कि ये, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि ये इसका काम कोई G1 फेज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हेलिकेज लोडिंग को ये इनिबिट करता है, ठीक है। तो यानी ये G1 फेज में तो वर्क करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि G1 फेज में हमारा हेलिकेज लोडिंग होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, साथ ही एक्टिवेशन कर रहा है लोडेड हेलिकेज को, तो ये इसका फंक्शन कहाँ होना चाहिए, S फेज में, क्योंकि S फेज में ही रिक्वायर होता है हेलिकेज की लोडिंग को एक्टिवेट करना, राइट। सो पहला ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि G1 में ये बिल्कुल CDK की एक्टिविटी दिखा रहा है ये ग्राफ, तो G1 फेज में ये बहुत ही कम है, मतलब नहीं है, और S फेज में इसकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है, राइट, ये इंक्रीज हो जा रही है। तो हमें ये ग्राफ सही लग रहा है, ठीक है, यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों में ये काम नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। थर्ड है कि G1 में ये ज़्यादा काम करेगा, S में नहीं, भाई ये तो एक्टिवेट कर रहा है, लोड थोड़ी कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों में ये बराबर फंक्शन करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट ये ट्रिकी है नहीं, ठीक है।
To assess the impact of a newly identified drug when added to a culture subconfluent HeLa cells, a researcher analyzed the fluorescence activated cell sorting यानी FACS profiling of untreated drug versus treated drug. Okay, जो फैक्स है, फैक्स में हम क्या होता है, जनरली एक फ्लो साइटोमेट्री होता है जहाँ पे कि हम सेल्स को डिवाइड करते हैं उनके बेस पे, मतलब जैसे वो कौन कौन सी फेज में जा रहे हैं, जैसे G1 फेज में है, S फेज में, G2 फेज में, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फैक्स के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट 13 में. ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ड ऑन द फैक्स प्रोफाइलिंग शोन अबव दिस ड्रग इनिबिट. तो ये ड्रग कौन से फेज को इनिबिट कर रहा है, ठीक है, कौन से फेज में हमें बताना है कि नया ड्रग क्या काम कर रहा है. तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये जब ड्रग नहीं था, यानी जब नॉर्मल सेल्स थी, तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे ये 2n है, राइट. यहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट हमें दे रखा है, नंबर ऑफ सेल्स है, राइट. तो जब ये ड्रग प्रेजेंट नहीं था तब क्या था, ये 2n मतलब क्या दिखा रहा है, ये G1 फेज दिखा रहा है, राइट. ये G1 फेज है, क्योंकि G1 फेज में हमारा DNA कंटेंट 2n रहता है. जब धीरे धीरे ये बढ़ता है 2n, बिटवीन 2n और 4n, ये क्या है, S फेज है, राइट. दिस इज S फेज, दिस इज G1 फेज. और जब 4n कंप्लीट हो जाता है तो हमारा कौन सा फेज आ जाता है, G2 फेज आता है. जैसे ही 4n होता है DNA कंटेंट, तो वो हमारा G2 फेज आ जाता है. ठीक है, लेकिन जब हम ड्रग दे रहे हैं तो तब नंबर ऑफ सेल्स कैसे दिख रही हैं, यहाँ पे ये 2n है, यानी कि 2n में तो कोई सेल्स है ही नहीं, ये कहाँ है, 4n में है, राइट. 4n में यानी G2 फेज में ये सेल्स हैं. ठीक है, और थोड़ा थोड़ा S फेज में, राइट. तो ड्रग जब दे रहे थे तो ऐसा दिख रहा था. तो अब बताना है कि कौन से फेज को ये ड्रग इनिबिट कर रहा है. तो कौन से फेज को कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये G2 फेज को इनिबिट कर रहा है, क्योंकि G2 फेज से आगे सेल्स जा ही नहीं पा रही हैं, यानी G2 से M ट्रांजिशन में ये जा ही नहीं पा रही हैं, सिर्फ G2 फेज में आके सारी सेल्स रह गई हैं, राइट. तो ये जनरली किस में, ये ग्राफ से ही हमें पता चल सकता है आराम से कि ये G2 M ट्रांजिशन को रोक रही है, राइट. सो हमारा ऑप्शन क्या है, G1 S फेज ऑफ द सेल साइकिल को इनिबिट कर रही है, नहीं. G1 S फेज तो ये ऑलरेडी पार कर चुकी है, तो ये G1 S फेज को नहीं कर रही है, तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है S फेज ऑफ द सेल साइकिल, नहीं, S फेज को भी इनिबिट नहीं कर रही है, क्योंकि ये सारी G2 फेज में भी आ रही हैं. देखो ये 4n कंटेंट दिख रहा है, तो ये G2 फेज में भी आ रही है, राइट. तो ये S फेज को नहीं कर रहा है. G2 M ट्रांजिशन ऑफ द सेल साइकिल, राइट. ये इस ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये G2 M फेज ऑफ द सेल साइकिल को इनिबिट कर रही है, राइट. और G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट. सो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर 3, G2 M फेज ऑफ द सेल साइकिल. यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा दिया है, फैक्ट्स के बारे में आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं. ये क्वेश्चन आया है CSIR नेट 2022 फैफ के एग्जाम में. ठीक है, ये रिसेंटली पूछा गया है क्वेश्चन. So progression across G1 S boundary followed by entry into S phase is promoted by the activation of which one of the following protein complexes, right? तो हमें बताना है कि जो G1 S boundary का प्रोग्रेशन है, यानी कि G1 से S फेज में जाने की जो बात है, वहाँ पे कौन हमें उसे प्रमोट करता है. तो किसके एक्टिवेशन से प्रमोट होता है, यहाँ पे दिया है CDK4 साइक्लिन D, नहीं, ये तो G1 फेज में काम करता है, ये नहीं होगा. CDK2 साइक्लिन E, राइट. CDK2 और साइक्लिन E जो है वो से S फेज में ट्रांजिशन करता है, राइट. यहाँ पे CDK4 साइक्लिन दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा. CDK4 and 6 ये भी नहीं होगा, राइट. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2. आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो. G1 से S फेज में ट्रांजिशन कौन कर रहा है, CDK2 साइक्लिन E. सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू सो मच गाइस. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.